रिश्तों में गर्माहट। जैसे जैसे बुखार बढ़ा, गीति को लगा जैसे वह एक घुटन भरे कंबल में लपेटी गई हो। उसका छोटा शरीर गर्मी से दहक रहा था। हालांकि आधी खुली खिड़की से शाम की ठंडी हवा आ रही थी। हर सांस मुश्किल लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में एक कैक्टस रखा गया हो। हर बार कुछ निगलने के साथ उसके कोमल गले को उसके कांटे खरोच रहे हों। छोटी दादी उसके बिस्तर के बगल में बैठी थी, सावधानी से उसके जलते माथे पर ताजे गीले कपड़े की पट्टी रखते हुए। रात के लैंप ने दीवार पर नाचती छायाएं डाली। कमरा एक गर्म कोकून के अंदर जैसा महसूस हो रहा था। दरवाजे पर उसके दादाजी का लंबा शरीर बिना हिले खड़ा रहा। वे लगभग 20 मिनट से वहां खड़े हुए थे, बिना हिले, गीति को देख रहे थे। क्या बुखार उतर रहा है? उनकी आवाज कमरे में फैली, शांत और परेशान स्वर के साथ, जिसने बिमला को आश्चर्य से ऊपर देखने पर मजबूर किया। अभी नहीं, उसने जवाब दिया, ठंडे पानी के बेसिन में एक और कपड़ा निचोड़ते हुए। लेकिन डॉक्टर दास ने कहा था कि बुखार गिरने से पहले बढ़ेगा। यह उसी पैटर्न का पालन कर रहा है जिसके बारे में उन्होंने बताया था। वह बेसिन में नया पानी लाने के लिए उठी, बेसिन को दरवाजे की ओर ले जाती हुई। वह सुबह तक ठीक हो जाएगी भैया, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन जब वह ताजे पानी के साथ लौटी तो अपने भाई को कमरे के अंदर पाया। वह अब बिस्तर के बगल में खड़े थे, एक झुर्रियों वाला हाथ धीरे से गीते के बुखार वाले माथे पर रखे हुए। उनकी हथेली गीती के जलते माथे से काफी ठंडी थी। क्या तुम्हारे गले में बहुत दर्द है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज काफी नर्म थी। गीती को वह रेशम की तरह नर्म लगी। वे अपना छोटा सा सिर हिलाने में कामयाब रही। उसकी आंखें उनके चेहरे पर ध्यान करने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे आखिरी बार दवा कब दी? उन्होंने पूछा, अभी भी अपना हाथ उसके माथे से ना हटाते हुए। लगभग 30 मिनट पहले। दवाई को काम करने में 1 घंटा या उससे ज्यादा का समय लगता है, बिमला ने जवाब दिया। बिमला ये देखकर खुश थी कि उनके भाई की कोमलता कितनी स्वाभाविक रूप से उभरी थी। जाने की बजाय कर्नल ने कुर्सी को बिस्तर के करीब खींचा। बेडसाइड टेबल से उन्होंने एक पतली किताब उठाई, पंचतंत्र की कहानियां। वे उन किताबों में से एक थी जो गीती स्कूल लाइब्रेरी से लाई थी। मुझे याद है, मैं ये कहानियां तुम्हारे पापा को पढ़कर सुनाता था, उन्होंने चुपचाप कहा, खुद से ज्यादा किसी और से कम। वे कुर्सी में बस गए। उनकी सीधे रहने वाली पीठ कुछ झुकी सी हुई थी। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तब उनकी आवाज उनके आदेश देने वाले लहजे से काफी अलग थी। उनकी आवाज में सोने के समय की कहानियों की गति थी। एक ऐसा आदमी की आवाज जो कभी एक युवा था, चिंतित पिता था जो अपने बुखार वाले बेटे को कहानी पढ़कर सुना रहा था। गीती जागने और सोने के बीच बहती रही। उनके शब्दों की लय और बिमला के हाथों के नर्म आरामदायक स्पर्श घर के अकेलेपन को धुंधला कर रहे थे। अपने दादाजी के घर आने के बाद पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक अनचाही मेहमान नहीं बल्कि कोई ऐसी है जो उसी घर की है। सुबह की रोशनी पर्दे से छन कर आ रही थी, गीती को नींद की गहराई से बाहर खींचती हुई। जब वह धीरे धीरे जागी तो उसे 3 चीजों का एहसास हुआ। तेज गर्मी उसके शरीर को छोड़ चुकी थी, उसके गले में उतना दर्द नहीं हो रहा था और कमरे में कोई और भी था। उसके दादाजी पलंग की बगल की कुर्सी में झुके हुए बैठे थे। उनके कंधे पर एक सफेद ऊनी शॉल था। उनके पढ़ने वाले चश्मे उनकी नाक पर फिसल गए थे और कहानियों की किताब उनकी छाती पर खुली पड़ी थी, उनकी सांस के साथ ऊपर नीचे होती हुई। सोते हुए भी उसके दादाजी का एक हाथ उसके बिस्तर के किनारे पर टिका था। गीती ने सावधानी से उठने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि उन्हें जगाए बिना बाथरूम जा सके, मगर चादरों की हल्की हरकत ने उनकी नींद तोड़ दी।
वे तेजी से हिले जैसे कभी सोए ही ना हो। तुम कैसा महसूस कर रही हो? उन्होंने पूछा, किताब को एक तरफ रखते हुए और अपने चश्मे को हटाते हुए। बेहतर, गीति ने धीमे से कहा। उसकी आवाज अभी भी सैंड पेपर जैसी खरखरा रही थी। उनके चेहरे पर कुछ राहत सी थी जब उन्होंने गीति का बुखार उतरा हुआ पाया। तुमने शुरू किया, फिर रुक गए। तुम मुझे दादाजी बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। उनकी आवाज शांत थी, एक लहजा जो गीति ने उनसे कभी नहीं सुना था। गीति उनके चेहरे को देखती रही, इस अचानक बदलाव से थोड़ा हैरान। उसने सिर हिलाया। उसके मुंह के कोनों पर एक छोटी सी मुस्कान बन रही थी। हाँ, दादाजी। दादाजी, वह शब्द उसकी जीभ पर कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे नए कपड़े पहनते हुए लगता है। इस शब्द को जोर से कहना कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती से एक पत्थर सा हटा दिया हो। आज समय पर अपनी दवाई लो, उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन अब उनका लहजा उस कठोरता के बिना था जो उसने पहले सुनी थी। और आराम करो, डॉक्टर दास तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दें तब तक तुम घूमना नहीं। हाँ दादाजी। हर बार वह दादाजी कह रही थी, यह और ज्यादा स्वाभाविक लग रहा था अब, जैसे एक चाबी अपने सही ताले को ढूंढ रही हो, जैसे वह शब्द वहां हमेशा से इंतजार कर रहा था, बस घर आने की अनुमति चाहिए थी।